नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। आज हमारे साथ हैं आदर्श समाज पार्टी के डॉक्टर चंद्रपाल सिंह, जो कि आईएएस भी रह चुके हैं। और आपको बता दें कि अभी 2024 के इलेक्शन से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। साथ ही साथ इनसे आज हम बात करेंगे देश के कुछ अहम मुद्दों को लेकर के भी, और साथ ही इनसे जानेंगे कि आगे का इनका क्या प्लान है। अभी उपचुनाव आने वाला है, इसको लेकर के क्या कहेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रहता है कि वो हिंदुत्व को देखती है, आपने भी पार्टी बनाई है, एक तरीके से आदर्श समाज पार्टी बनाई है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक को वो लोग देखते हैं। तो आप किस समाज के ऊपर प्रेफर करते हैं और क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार भाइयों बहनों, ये इन्होंने बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। अब वो प्रश्नों का जवाब तो लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आदत है मेरी काफ़ी लंबाई में विस्तार में बोलने की। देखिए, ये जो पॉलिटिकल जो आपका स्टेटमेंट है, इस संबंध में तो हम बता दें कि हम कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। बचपन से ही हमारे फादर की डेथ हो गई थी, 7 वर्ष का था तब से। तो आप सारे अपने आप अत्यदीपो भव भगवान बुद्ध के रास्ते में चल करके स्वयं मेहनत करके एंड हर जगह टॉप करते हुए एमएससी फिजिक्स किया 67 में। उसके बाद फॉरेन लेक्चरर बने, और लेक्चरर बनने के बाद वहाँ पढ़ाया। पढ़ने के बाद ही किसी ने कह दिया आईपीएस बैठो, तो आईपीएस बैठ गए। तो 3 साल में आईपीएस रहा। और फिर आईजी केरला थे, उन्होंने कहा अरे व्हाई डोंट यू टाइप फॉर आईएएस, तो आईएएस में बैठा एंड मैं आईएएस में आ गया। 72 बैच उत्तर प्रदेश में अलॉट हुआ। और उसके बाद हमें यहाँ काम करने का जो मौका मिला, उसे मैं अपने को गौरवशाली और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हर जगह पे मैंने जहाँ जहाँ रहा वहाँ कीर्तिमान इकट्ठा किया और कीर्ति खूब अर्जित की। साथ ही हमने काम भी बहुत किया। जो चैलेंज है सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्पीड़न भी हमारा बहुत हुआ। हर बात पर जगह जगह के बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। मगर ये बात सही है कि उत्पीड़न होते हुए भी हम अपने आत्मसम्मान को बरकरार रख सके, और जो शासन की ओर से अपनी ड्यूटी थी उसको ड्यूटी को भी परफॉर्म किया, और कोई कुछ कह नहीं पाया। हर चीफ मिनिस्टर से सब मुझसे आर्गूमेंट्स में हारते थे, मगर साथ ही साथ प्यार भी करते थे। यह भी था, हम उनका सम्मान करते थे, वो हमारा सम्मान करते थे। मगर किसी भी हालत में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि प्रदेश के जो वो है उसकी इज्जत ख़त्म हो, और प्रदेश सूखा है या वैसे रहा है, और जो भी उनका अच्छा सा अपने योगदान नहीं मिले उसको भी हम कंट्रीब्यूट करते रहे। और यूपी के जितनी जगह हैं, बहुत इम्पोर्टेंट जगह रही हैं, वो आप समझो एडमिनिस्ट्रेशन में से बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट रहे, एडीएमई बरेली रहे, मुरादाबाद में एडीएमई इमरजेंसी में रहे। तो इमरजेंसी में जास्ती होती थी, मगर मेरे यहाँ से कोई जास्ती नहीं हुई। और एक सिस्टम बनाया था कि सारे के सारे जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं वो वी विल गो टू विलेजेस एंड वहाँ पर इमरजेंसी के ज़माने में, और उन लोगों को हम बताएंगे कि आपको किसी की कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई मेरे हाथ से गलत काम नहीं होगा, किसी का DIR ऑर्डर नहीं किया जाएगा, कोई दिखाई नहीं देगा जब तक बदमाश है। कि बहुत ही आसानी से DIR लगा देते थे, मीसा लगा लेते थे, वो नहीं होने दिया। संबल में कम्युनल राइट हुआ, उसको बहुत अच्छी तरह सुंदरता से ढंग से कंट्रोल किया, उसकी बड़ी तारीफ़ें हुई। तो मुरादाबाद से, और मुरादाबाद में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हुआ, इमरजेंसी ज़माना था, करीब हटाओ नारा था, तो उससे भी बड़ी तारीफ़ें हुई। वहाँ पर जो सीलिंग की ज़मीन थी, बहुत बड़ी एक ज़मींदार थी, एंड वो उनसे जो है ज़मीन को कैसे हमने सीलिंग से निकाला, गवर्नमेंट ऑर्डर से ऑफकोर्स। तो निकालने के बाद भी उन्होंने बुलाया, धमकाया कि हम सस्पेंड कर देंगे, हम निकाल देंगे, ये कर देंगे। मैंने आप कर दीजिए। और नरेंद्र तिवारी जी चीफ मिनिस्टर बने उन्हीं के ज़माने, तो वो राज्यमंत्री थी और हमारा ट्रांसफ़र हो गया। और ट्रांसफ़र पर उन्होंने क्या चालाकी से शब्द लिखे, वो आश्चर्य करेंगे। लिखा, चंद्रपाल IAS of 1972 बैच is promoted on ad hoc basis in the senior scale of IAS। जनरली इस तरह का ऑर्डर नहीं होता। IAS का ऑर्डर तो फॉरन प्रमोशन होना है तो होना है, मगर वो ट्रांसफ़र को उन्होंने कर दिया, गलत कर दिया था। उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये लिख दिया कि प्रमोशन पे हमने भेजा है। मतलब इस तरह का हम फेस करते रहे। वहाँ से फिर हम डायरेक्टर यूपी में आए, तो डायरेक्टर टूरिज़्म बने। डायरेक्टर टूरिज़्म पे, और डायरेक्टर उससे पहले डायरेक्टर टूरिज़्म में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, और आपके जितने भी और भी रिलीजियस प्लेसेज हैं उनके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बुद्धिस्ट कम्प्लेक्स एंड एनिमल कल्चर, ये सब बनाए गए, जिससे कि आज टूरिज़्म बड़ी खुशी होती है, टूरिज़्म बहुत आगे बढ़ा।
हैं और सारे तरह आज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे उन्हीं पुराने प्रोजेक्ट्स पे के आधार पे ही काम हो रहा है। क्योंकि हमने कहा था पैसे हो ना हो आप प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट बना के दे दो, अलमारी में भर दो। क्योंकि उस समय जब मैंने चार्ज दिया था 77 में तो हार्डली आप इमेजिन करो हार्डली 7 टूरिस्ट बंगलो थे और पैसा क्या 48 लाख या 45 लाख रुपए था प्लान का, बजट का। तो उससे कुछ नहीं होने वाला था। न एक पेपर था पढ़ने के लिए कि टूरिज्म क्या है उत्तर प्रदेश में, वो सब हमने किया और 2 साल तक बहुत ज़बरदस्त काम किया। जिससे कि एक और है टूरिज्म फेस्टिवल्स जो मनाए हर ज़िले में, जो बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेसेस थे उनमें टूरिस्ट फेस्टिवल इसलिए बड़ा है कि उनकी वजह से लोग आए, आकर्षित हों और उनको लिटरेचर छपवाया गया जिससे लिटरेचर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के एक पुस्तिका बनाई थी कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, तो वो सब छपा। उसके बाद डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत पसंद आया। लड़कियों के लिए सेल्फ फाइनेंस का वो बताया कि किस तरह से वो अपने पैरों पर खड़े होकर के आगे बढ़ सकते हैं। वो आज भी स्किल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है और बहुत स्किल डेवलपमेंट MSME का भारत सरकार में भी मैं सेक्रेटरी बना, उस समय भी स्किल डेवलपमेंट मिशन हमने जारी कराया था और उसमें लड़कियों के लिए स्पेशली प्रोजेक्ट बनाए थे। उसमें यह भी कहा था कि क्लस्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, अकेले लड़के लड़की कोई भी इंडस्ट्री नहीं चला सकते, इसलिए उनको एक ग्रुप में बना दिया जाए, 10 हों, 20 हों, 50 हों, मगर उस क्लस्टर के लिए सबका रुपया देने से पहले सारे जॉइंट रूप में आप अपनी ट्रेनिंग व्रेनिंग सब करा दे। लैंड होनी चाहिए उनके पास, बिना लैंड के क्या करेंगे, तो लैंड सरकार दे, ग्राम सभा की ज़मीन हो वैसे भी परचेज करके दें और फिर उसके बाद उनकी प्रशिक्षण हो, प्रशिक्षण पे भी उनको सारी फैसिलिटी मिले। जो आज सरकार चला रही है ना स्किल डेवलपमेंट के, एक तो मिशन पे जोर है, वैसे भी है जो हमने किया था 2007 में मैं रिटायर हुआ, 2008 में रिटायर हुआ था। उससे पहले ये सब हम कर चुके थे। प्लानिंग कमीशन में प्रिंसिपल एडवाइज़र थे भारत सरकार में, तो सारी योजनाएं देश की स्किल डेवलपमेंट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ये सब मेरे द्वारा बनाई गई थी। तो उससे प्रश्न ये है कि उपचुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी, किस पार्टी से आप? चुनाव ने आपने प्रश्न किया चुनाव का, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर ये ज़रूर है कि मेरे उद्देश्य है आदर्श समाज पार्टी के, आप देखोगी वेबसाइट में, उसमें बड़े उद्देश्य बड़े साफ लिखे हुए हैं। क्या सारे अनुभव के आधार पर हमने देखा कि हमारा विकास क्यों नहीं होता है, समाज का विकास क्यों नहीं हो सकता, मानव का विकास क्यों नहीं हो सकता, तो हमने यही लगाया कि जब तक मनुष्य जो है वो अच्छे सच्चरित्र का होगा, क्रिमिनल नहीं होगा और जातीयता में विश्वास नहीं करता होगा, सांप्रदायिकता में नहीं विश्वास करतेगा, वही अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा। तो हमने लिखा है, बिल्कुल अपने कार्ड में भी छपा रखा है कि मानव अच्छा मानव हो, मानव एक अच्छा हो जाएगा तो समाज भी अच्छा होगा और समाज जब अच्छा होगा क्योंकि तमाम वो बनाएंगे और उसके बाद जो है देश और प्रदेश भी मानव अच्छा बनेगा। सर अच्छा, जैसे आपने बता दिया उपचुनाव को लेकर के, क्या आप चुनाव लड़ेंगे आगे? नहीं, ऐसा है, चुनाव लड़ने के लिए आप सबसे पहले मेरे यहाँ VP सिंह साहब आए थे और वो 1971 की बात है। 1971 में इलेक्शन होने वाला था, तो सीतापुर से हम इलेक्शन लड़े थे। हम नहीं लड़े थे, हमारी मिसेज लड़ी थी, हम तो नौकरी कर रहे थे, मगर उन्होंने कहा, घर पे आके जब कहा थे इतने बड़ा महान आदमी, तो उनसे फिर जाना पड़ा, इलेक्शन लड़ना पड़ा बेचारी को और वो जीतते मतलब हार गई। कारण राजीव गांधी जी की डेथ हो गई और राजीव गांधी थे ना फादर का नाम, राजीव गांधी जी की डेथ हुई अचानक, तो उसके बाद वो पोस्टपोन हो गया और वो हार गए। फिर वो पीछे पड़ गए कि साहब ये तो पॉलिटिशियन हो रहे हैं। इलेक्शन का जहाँ तक संबंध है, मैं 2008 में रिटायर हुआ तो माननीय मनमोहन सिंह साहब ने मुझसे बुला के कहा कि कोई भी पोस्ट ले लो, तो मैंने साहब पोस्ट कर लेते हुए 36 साल तो मैं IAS रहा हूँ और 3 साल IPS रहा, 2 साल लेक्चर रहा था, इसलिए अब नौकरी तो नहीं करूँगा, मैं सामाजिक सेवा करूँगा। और समाज सेवा के लिए यही हुआ, पहला बार इलेक्शन कहाँ लड़ना है, तो हर एक ने कहा, राजनाथ सिंह ने कहा हमारे आगरा से आप लड़ लो, औरों ने कहा, तो हमने कांग्रेस के भी आए थे, उन्होंने भी कहा, मगर हमने सोचा कि इंडिपेंडेंट अपने विचारधारा होना चाहिए। तो हमारी विचारधारा बड़ा साफ़ है और ये पड़ा हुआ है। नंबर 1 एक तो यही है कि करप्शन ख़त्म हो, जातीयता सांप्रदायिकता ये समाज के दुश्मन है
आप एनालिसिस करोगे तो हर चीज़ में पॉलिटिकल एक्शन में पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन है। और अगर पॉलिटिकल क्रिमिनल है तो वो पॉलिटिकल, जब अभी बात चर्चा हो रही थी, वो पॉलिटिकल क्रिमिनल ही जो और समाज के लोगों को दूषित करता है, उनकी विचारधारा को बदलता है। इसलिए इलेक्शन लड़ना जो मेरे जैसे आदमी का स्वच्छ इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि धनबल बाहुबल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम हर जगह धनबल बाहुबल से हारते गए, हर जगह बहुत काम किया है, सब लोग मानते हैं, मगर धनबल बाहुबल न होने की वजह से ये हुआ। दूसरा, जातीयता बहुत ख़राब बात है। हर आदमी जात के आधार पर टिकट मांगता है, जात के आधार पर वोट डालता है, जात के आधार पर निर्णय लेता है। इसलिए जातीयता है, इसकी बड़ी वो है समस्या है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई। एंड आदर्श समाज पार्टी नाम है उसका। आदर्श समाज पार्टी का मतलब है कि आदर्श होना चाहिए, आदर्श बनाओ, और आदर्श होगा तभी आप देश को आगे चला पाएंगे। तो एक तो ये था, इसी वजह से हम सेकंड में हारे, थर्ड में हारे। नहीं, हमने बताया ना कि जातीयता, सामाजिक जो डिस्टर्बेंस करते हैं, सांप्रदायिकता, एंड जितने भी जो और हैं, जितने अमानवीय बातें हैं, उन सब के हम खिलाफ हैं। राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हैं। इसी के हमने मुद्दा बना करके चले हैं। और जो पार्टी आज समाज इसमें नहीं रखती, सामाजिक एकता और समानता में, और संविधान को नहीं मानती है, उससे हमें कोई संबंध नहीं। तो संविधान मुख्य रखा है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही सारी पार्टियां संचालित होती हैं। और हाँ, जैसे आप सही कह रहे हैं एकदम। लेकिन आजकल जैसे अभी आपने कुछ दिनों पहले खबर सुनी होगी कि कुछ बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे, केंद्र सरकार राज्य सरकार को घेरती रही, राज्य सरकार केंद्र सरकार को घेरती रही, लेकिन अंत में परिणाम क्या निकलता है? 3 बच्चों की मौत, जिसके बाद प्रदर्शन भी होते हैं, फिर छात्रों के साथ मारपीट होती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे और आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्योंकि आप भी एक आईएएस रह चुके हैं? देखिए, सारा तूफान मच रहा है, सब जानते हैं, मेरे अकेले कहने से मतलब नहीं है। मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, ये सबका सब जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन होता है राजनीतिज्ञों का। जो राजनीतिज्ञ होते हैं वही लोग जो है नीचे वाले आदमी को, जैसे आप लोगों में से किसी को बल आपने सपोर्ट दे दिया और उसने गलत काम कर लिया, तो वो राजनीतिक अपराधीकरण का ही मुद्दा है। राजनीतिक अपराधीकरण न होता तो ये इतने दिनों तक कैसे बढ़ते, नहीं देखा नहीं जा सकता था ऑफिसर के द्वारा। कोचिंग सेंटर्स को लेकर के भी आदेश आया है कि अब जो लखनऊ में भी कोचिंग सेंटर्स है उनको हटाया जाएगा जो इलीगल है। ये भी एक तरह का तमाशा है। यानी वहाँ आप देखते रहे, चुपचाप रहे, तमाम तब तक 3 आदमी मन नहीं गए बच्चे, तब तक जो है आप दूसरी जगह भी आप कर रहे हैं। तो दूसरी जगह आप छानबीन करेंगे ना, एग्जामिन करेंगे, आखिरकार ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि ऐसा क्यों होने दिया गया। यही तो सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी की वो है कि उनको कोई मतलब नहीं है, और ऑर्डर कर दिया, बस खत्म हो गया मामला। अब यहाँ पर भी सब बंद करके, अचानक बंद करके सारे लड़कों के जीवन से खिलवाड़ की जा रही है। सर, वो अब आप उपचुनाव लड़ेंगे या विधानसभा चुनाव का कुछ हो रहा है? चुनाव नहीं, मैं तो बिना देखे 4 MP लड़ चुका हूँ, हार चुका हूँ आगरा से। मुझे बिल्कुल भी मतलब आप चुनाव से आपका मतलब नहीं? मेरी नहीं है, लड़ूंगा तो मरते दम तक रहेंगे, मगर मैं अपनी पार्टी से ही लड़ूंगा, ये मैंने कह दिया। अपनी पार्टी से लड़ेंगे, किसी और पार्टी से गठबंधन में नहीं? अपनी पार्टी से ही लड़ूंगा MP का इलेक्शन। इस बाई इलेक्शन वगैरह से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, नो टॉलरेंस ऑफ करप्शन एंड सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। हर बात में छोटी अब जैसे ये छोटे दरवाजे बंद करना, पर्दा लगा देना, कांवरियाँ का जो हमेशा चलते रहे उस तरह से चलते रहना चाहिए था। ऐसी कौन सी बात है? ये इस तरह विघटन वाली बातें हैं। सामाजिक जो विघटन होता है उससे राष्ट्रीय विघटन होता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता भंग होती है। ऐसे कामों से मैं दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं कभी इस तरह की पार्टी नहीं पार्टी से नहीं करूँगा जो आपका मतलब पूरा करती नहीं। दूसरा जो है मेरा काम है, मैं एक तरह का विकास का काम करना चाहता हूँ। मैंने विकास का ही काम किए हैं, सारे प्रदेश में जितने भी सारे देश में विकास के काम ही किए हैं, जिसके आधार पे आज विकास चल रहा है। और भागीदारी होना चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते रहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं उनसे यही नोक-झोंक होती रहती है कि सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबकी भागीदारी भी तो जोड़िए आप। हमने पुरानी कमीशन भारत सरकार में सबकी भागीदारी जोड़ा था, करके दिखाया है प्रैक्टिकली। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने बुलवाया था और कहा कि चंद्रपाल जी इनके साथ आज ये नृपेंद्र मिश्रा साहब ने, तो हमने कह दिया देखिए ये जो लिंचिंग हो रही है, महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है और सब कुछ हो रहा है, मेरा जैसा आदमी तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इनके साथ आने का प्रश्न नहीं हुआ। देखिए हमारे साथ है IAS चंद्रपाल, जो कि आपको बताते चलेंगे और आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। साथ ही साथ इन्होंने कई संदेश दिए और आपको बता दें कि इनकी पार्टी के अहम मुद्दे ही यही हैं कि स्वच्छ साफ तस्वीर। तो बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।